Guys, hopefully everyone is doing well. Today our target is to solve question number 5.19 और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछला क्वेश्चंस लास्ट गुजरे हैं 5.17 18 तो सेम इसी तरह से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी नॉलेजेबल, इट्स वेरी स्किलफुल। अगर आप कॉमन सेंस अपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो दीज एक्सरसाइजेज आर वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल टू इन्हांस योर मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन की शेप आपको नज़र आ रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि आपको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना होती है, लेकिन प्राइम कॉस्ट यहाँ पहले से अवेलेबल है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आपको सेल में से CGS लेस करके कैलकुलेट करना पड़ता है, ये पहले से ही अवेलेबल है। इस तरह से आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल है फॉर सेल, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर खुद कैलकुलेट करना पड़ती है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल है। तो कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, कुछ आपने खुद फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वहाँ पर उसी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई थी। फायर ब्रोक आउट मतलब आग लगी और उसकी वजह से आपके स्टोर रूम की बिल्डिंग या फिर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुए, यानी कि आपके रिकॉर्ड्स में प्रॉब्लम आई और उस वजह से कुछ चीज़ें मिस हो गई आपके क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, ये बात हम पिछले 2-3 क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ भी हम यही करते थे। जैसे ये क्वेश्चन है तो परचेज़ पिछले क्वेश्चन के अंदर नहीं थी, हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। बिल्कुल सेम इसी तरह से अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है हमें और कुछ चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही आप क्वेश्चन मार्क उनकी जगह पे लगा देंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में आग तो नहीं लगी थी, लेकिन कुछ चीज़ें एब्सेंट थी, जैसे मैंने अभी आपको याद कराने की कोशिश की, परचेज़ एब्सेंट थी, तो यू हैव मार्क देम एज क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब आप क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका रिकॉर्ड आप नीचे रिक्वायरमेंट की तरफ अगर देख रहे हों, कुछ चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो लॉस्ट हो गया हुआ है आग लगने की वजह से। तो आप करने क्या जा रहे हैं, आप जितनी चीज़ों का जो रिकॉर्ड आपका वेस्ट हुआ है आग लगने से, वो बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस है। उनमें एक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो आग से जल गई, वर्क इन प्रोसेस जो आग से जल गया, रॉ मटेरियल आग से जल गया। तो वो ये चाह रहा है कि वो मिसिंग फिगर्स को आप खुद कैलकुलेट करें। यहाँ आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऑन फिज़िकल बेसिस जब एक चीज़ जल गई है तो वो तो उसका फिज़िकल रिकॉर्ड तो है नहीं, तो आप काउंट कैसे करेंगे? एक ये कॉमन क्वेश्चन अराइज हो सकता है। लेकिन आप अच्छी तरह से समझें, इफ़ यू आर अ गुड मैनेजर, इफ़ यू आर मैनेजिंग योर रॉ मटेरियल एफिशिएंटली, तो चाहे फिज़िकल रिकॉर्ड्स आपके पास हों या ना हों, लेकिन आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड ज़रूर होंगे। तो उनकी बेस के ऊपर आपने ये जो जल गई हैं चीज़ें उनको निकालना है। दैट इज़ वाई आई वॉज कमेंटिंग एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बाज़ात कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी स्किल को इन्हेंस करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। हमारा तरीकाकार वही रहेगा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम अपने सोल्यूशन के अंदर वहाँ पोस्ट करते जाएंगे और एट द एंड वी विल सी हाउ मनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मिसिंग इन द क्वेश्चन। तो जब जो एलिमेंट मिस होगा फिर हम उसको, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए हम उन मिसिंग फिगर्स को, रिवर्स कैलकुलेशन हो सकती है, माइनस हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, उन तरीक़ों से हम उन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर सारी वही चीज़ लिखी हुई है कि आग लग गई थी और उससे आपका रिकॉर्ड जल गया था, और जैसे अभी मैंने हाईलाइट किया वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है। हमारी एक्चुअल जो डिस्कशन स्टार्ट होती है वो पहला पॉइंट है और उसमें लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट एक्चुअली जो आपके पास वैल्यू है वो अमाउंट की सूरत में नहीं दी हुई, वो सिर्फ डिस्कस कर रहा है कि प्राइम कॉस्ट 80% ऑफ CGM है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को मैं एब्रीवेट करके CGM बोल रहा हूँ। अब आपने क्या करना, चूँकि इसकी अमाउंट नहीं है
फ़िलहाल जैसे जो कहा जा रहा है इसको हम नोट्स बना के आगे पुटअप करते रहते हैं। जो तो फौरी तौर पे कैलकुलेशन होंगी हम उन्हें कर लेंगे, अदरवाइज़ हम फिर इसको वेट करेंगे जब तक हमारे पास प्रॉपर सोर्स ना आए। तो प्राइम कॉस्ट इज़ 80% ऑफ CGM। ये राइट साइड पे हमने कुछ जगह बनाई हुई थी, यहाँ पे हम सिर्फ पहले ये लिख लेते हैं जो उसने हमें असिस्ट करने के लिए कुछ कमेंट्स किए हैं। तो प्राइम कॉस्ट जो है वो कह रहा है कि 80% है। आप 0.8 भी लिख सकते हैं या 80/100 भी लिख सकते हैं। 0.8 किसके? प्राइम कॉस्ट यहाँ से पढ़ के देखें, 80% ऑफ CGM, जो पहली लाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा 80% ऑफ CGM यानी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, वही हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, ये पहली लाइन थी। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा वो हम चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ें इसके साथ एसोसिएट है। फ़िलहाल हमने सिर्फ लिख दिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो आपसे डिस्कस कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वो बात कर रहा है 40% ऑफ नेट सेल्स। हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पोर्शन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, GP भी लिखा जा सकता है। और वो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन कर रहा है कि वो 40% ऑफ नेट सेल्स है। 40% का मतलब है 40/100, इसको हम 0.4 भी लिख सकते हैं। और वो सेल्स का कह रहा है, तो 40% या 0.4 ऑफ सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे हम तो सिर्फ वैल्यूज़ लिख रहे हैं और कुछ सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि जब तक इनके एसोसिएट हमें क्लियरली पता नहीं चलेंगे, मतलब या तो प्राइम कॉस्ट हमें पता हो या CGM पता हो या GP पता हो या सेल्स पता हो, तभी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। वो आपसे जो अगली डिस्कशन करने को बोल रहा है दैट इज़ FOH, फैक्ट्री ओवरहेड है, और 1/4 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट है। इसको हम नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ लिख लेते हैं कि आपके पास FOH जो है वो 1/4 है। 1/4 को 0.25 भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.25। आप कैलकुलेटर पकड़ें और 1 को 4 पे डिवाइड करें तो वो 0.25 आ जाएगा। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। और वो किसके है? कन्वर्जन कॉस्ट के। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है वो पहले भी डिस्कस हो चुकी है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, लेबर और FOH। कन्वर्जन कॉस्ट किसको बोलते हैं? लेबर को और FOH को। लें जी, हमारे पास तीसरी जो असिस्ट करने वाली स्टेटमेंट थी वो भी हमने लिख ली है। अच्छा, अभी हमारे पास ऊपर थोड़ी सी जगह बाकी है, अगर कोई स्टेटमेंट और निकली तो हम ऊपर लिखेंगे। अब नेक्स्ट आप चलें तो आपके पास जो डिस्कशन में बात आ रही है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वो आपके पास 1780 है। अब क्वेश्चन में जाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हम ढूंढेंगे, और इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड भी बोलते हैं, ये अवेलेबल फॉर सेल भी बोलते हैं। वहाँ आप इसका आंसर पुट कर देंगे जो कि 178 18,80,000। तो 17,80,000 आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, 17,80,000। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, लास्ट क्वेश्चन में तो मटेरियल परचेज़ निकालना पड़ा था, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ खुद ही गिवन है और उसकी अमाउंट 777 है। यहाँ पर आएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल परचेजेस, उस जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 7,70,000 या 7,70,000। ओके, वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। उससे नेक्स्ट जो बात हो रही है वो इन्वेंट्रीज़ एट द बिगनिंग की बात है। अच्छा, अब ये जो इन्वेंट्रीज़ आपके पास हैं ये सारी ओपनिंग होंगी, बिगनिंग होंगी, और चूंकि आपको नीचे मेंशन किया हुआ है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ हैं वो सारी मिसिंग है, तो ये सारी ओपनिंग है, इनको अपनी अपनी जगह पे ओपनिंग में लिखते हैं। सबसे पहले मटेरियल है 105,000 का, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग है 105,000। ओके, और दूसरी चीज़ आपके पास है वर्क इन प्रोसेस, और वो है 4,20,000। अब नीचे जाएं और वहाँ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ये है, यहाँ पर आपने इसकी अमाउंट लिखनी है और दैट अमाउंट इज़ 4,20,000। तो वो 4,20,000 है, उसको आप यहाँ पोस्ट कर देते हैं। देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द अमाउंट्स।
एक भी ज़ीरो आगे पीछे हो जाता है तो दोबारा रिकॉन्सिलेट करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए देर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू करेक्ट द आंसर। तो इसलिए हम एहतियात कर रहे हैं, दो दो तीन तीन दफ़ा आपको देखना चाहिए और फिर अमाउंट लिखनी चाहिए। तो यहाँ आपने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 4,20,000 लिख लिया है और उसके बाद आपकी फ़िनिश गुड्स इन्वेंट्री है जो कि 2,80,000 है। अब आप फिनिश गुड्स ओपनिंग में आएँ, ये लिखा हुआ है और वो आपके पास 2,80,000 है। अमाउंट आप पोस्ट कर दें। ओके, 280 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो सेल्स है और सेल इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। वहाँ पर आप नीचे हमने इनकम स्टेटमेंट भी पिछले क्वेश्चन के लिए बनाई हुई थी, वो अमाउंट आप इधर पोस्ट कर दें। तो 26 लाख अमाउंट है जी, 26 लाख आपने सेल में यहाँ पुट कर दी। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्ट लेबर, ये भी अमाउंट आपको गिवन है डायरेक्ट लेबर। तो आप 4,50,000 डायरेक्ट लेबर में जाएं, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ डायरेक्ट लेबर है और इसकी अमाउंट आप पोस्ट कर दें 4,50,000। तरीका क्वेश्चन करने का क्या है, हमने क्वेश्चन स्टार्ट से शुरू किया, ये प्राइम कॉस्ट है, जो चीज़ अवेलेबल है उसको अपनी अपनी जगह पे हम लिखते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आपने पढ़ना है वो इन्वेंट्रीज़ के लिए बात लिखी हुई है। इन्वेंट्रीज़ वर इंश्योर कंपनी वांट्स टू नो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज लॉस्ट बाय फायर। तो बहरहाल वो तो सिर्फ क्वेश्चन का एक थीम क्रिएट करने के लिए है कि आपने जो एंडिंग इन्वेंट्रीज़ हैं उन्हीं को कैलकुलेट करना है। अब इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वापस अपने क्वेश्चन में चलते हैं और हमारा सारे का सारा क्वेश्चन खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जो एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ था ये हम मिटा देते हैं। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है तो आप क्लोजिंग स्टॉक पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएं। उसके बाद आपके पास FOH भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाएं। और उसके बाद आपके पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वो भी नहीं है, तो क्वेश्चन पूरा खाली पड़ा हुआ है। और फिनिश गुड्स क्लोजिंग वो भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर नहीं है। आप ये देखें कितने क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ गए हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। पूरी की पूरी लाइन ही क्वेश्चन मार्क से भरी हुई है, 1 2 3 4 4 4। ओके, तो अब इन चीज़ों को मालूम करने के लिए जो हेल्पिंग डाटा है वो ये आपके पास पड़ा हुआ है, मगर वो हेल्पिंग डाटा भी आपके पास इनकम्प्लीट है, वो भी पूरा नहीं हो रहा। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से एंड करें, कोशिश करेंगे अब इसको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करने के लिए। एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर सेल्स हैं 26 लाख और हमें यहाँ पर भी सेल्स नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ हम कुछ काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि GP हमें नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं पता हमें, लेकिन हम आगे कुछ कर सकते हैं। 0.4 ही लिखें जो फार्मूले में आ रहा है और सेल की अमाउंट आपको पता है, नीचे हमने पढ़ा वो 26 लाख है। ये काम आप कर सकते हैं और इसको आपने किया, यानी आपने सिर्फ वैल्यूज़ अभी पुट की हैं। ऊपर GP लिखा हुआ है 0.4 और ब्रैकेट में सेल्स, और यहाँ पर भी 0.4 और ब्रैकेट में सेल्स। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें ये 26 लाख हमने कहा बुक से लिया है और पहले से ही यहाँ पे सेल्स में लिखा हुआ था। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लें। जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ चेक कीजिएगा, 26 लाख है और इसका 40% यानी 0.4 आपने कैलकुलेट करना है। तो यूँ आपके पास अमाउंट आ गई 10,40,000। 10,40,000 ये आपने क्या निकाला है, लेफ़्ट साइड पे GP लिखा हुआ है, तो GP की अमाउंट हमारे पास आ गई है। अब अगर आपके पास GP की अमाउंट है तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप याद कीजिए कि सेल्स किसके बराबर होती है। उसके लिए ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सेल में CGS होती है और उसमें आप प्लस करते हैं GP। एक तो ये भी स्टेटमेंट है, अगर ये आपको फॉलो कर लें तो भी मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखाता हूँ कि सेल में से अगर आप CGS लेस करें तो GP आता है। बात वही है, तो इसको लिख लें या उसको लिख लें, कोई फ़र्क नहीं है।
हम इसको भी लिख सकते हैं कि अगर आप सेल में से CGS लेस करते हैं तो आपके पास GP आ जाता है। बात एक ही है। अब यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जो नोन है, यानी कि जिनका पता है। एक तो आप देखें यहाँ सेल्स आप 26 लाख है, वो आप पुट कर दें। 26 लाख की सेल्स आपको पता है, और उसके बाद नेक्स्ट आपने माइनस करना था CGS को। तो CGS आपको इस टाइम नहीं पता, उसकी जगह आप सिंपल इंग्लिश में ही अभी CGS लिख दें, और CGS के बाद आपको जो चीज़ पता है वो GP है, जो आप निकाल चुके हुए हो ऊपर यहाँ पर ये अमाउंट, तो उसको आप पुट आउट कर दें, और वो आपके पास है 10,40,000 अमाउंट आपने पुट कर दी। देखिए हम सिंपल जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उनको फॉलो कर रहे हैं। ये हमें पता है सेल में से CGS लेस करें तो GP आता है। सेल गिवन थी 26 लाख की, उसमें से CGS लेस करें तो GP 10,40,000 जो आपने पहले लिखा हुआ है, सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर CGS इधर माइनस हो रही है, अगर इसको इज इक्वल टू से उधर ले जाएं तो प्लस होगी, और ये जो 10,40,000 है जो अमाउंट, ये इज इक्वल टू से इस तरफ है। अगर आप इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब इसको स्टेटमेंट वाइज हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर आपके पास 26 लाख था अमाउंट, 26 लाख अमाउंट थी, और हम क्या कर रहे हैं, उधर से जो 10,40,000 है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस तरफ, उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा 10,40,000। और नेक्स्ट इज़ इक्वल टू, ये जो CGS इधर माइनस हो रहा है हम उसको इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ CGS जाके प्लस हो जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट आ गई। यहाँ से अब आप CGS निकाल सकते हैं, और वो आप कैसे आएगा, टोटल अमाउंट है 26 लाख एक तरफ, और उसमें से 10,40,000 आप लेस कर दें तो आपके पास CGS आ गया 15,60,000। ओके, आप बेशक यहाँ पे रुकिए, और ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को गौर से आप पहचानेंगे हमने क्या किया। जो चीज़ें अवेलेबल थी वो पुट की, और अननोन चीज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया। CGS आपके पास आ गई 15,60,000, और CGS की जो जगह है वो हमें पता है, ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मल। यही वाली वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करके निकाली है, आप उस वैल्यू को इधर पुट कर दें। अब यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन मार्क है जो सॉल्व हो सकता है, वो हमने मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ पर अमाउंट अगर मिसिंग है तो आप उस दोनों का जो डिफरेंस है वो लिख दें, तो अमाउंट मिसिंग आपके पास आ जाएगी। और मिसिंग कैसे है, 70,80,000 में से अगर आप 15,60,000 ये माइनस कर दें तो आपके पास 2,20,000 आ जाएगा। अब चेक करने के लिए आप क्या करें, 17,80,000 में से 220 लेस करें तो आपके पास 15,60,000 आ जाएगा, चाहे आप कैलकुलेट करके चेक कर लें। दूसरी बात ये ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन मार्क था, ये पहले नहीं पता थी हमें बात, और ये क्या चीज़ निकली हमारे पास, फिनिश गुड्स क्लोजिंग। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, वहाँ पर भी जो सबसे पहली अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो फिनिश गुड्स क्लोजिंग की थी। ओपनिंग तो पता थे, इसका मतलब ये A आंसर है, और नीचे आप A आंसर चेक करें तो वो 2,20,000 है, और हमने कितना कैलकुलेट किया है वो भी 2,20,000। तो इसका मतलब है कि पहला जो क्वेश्चन मार्क है वो सॉल्व हो गया हमारा, और हम इसको अलग वे में यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2,20,000 क्लियर हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर बकाया हैं। अच्छा, आपने गौर किया होगा, अब यहाँ पर आपके पास 70,80,000 भी है, और इससे ऊपर है फिनिश गुड्स ओपनिंग। तो यहाँ पर ये ऐड हो रही हैं फिनिश गुड्स, और आपने इससे रिवर्स चलना है। क्या बोल रहा हूँ, इससे रिवर्स चलना है। रिवर्स चलने के लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आपने साइन चेंज कर देंगे। फिनिश गुड्स ओपनिंग प्लस होती है, तो अब हम इसको लेस कर देंगे। यहाँ पर 17,80,000 है, इसमें माइनस करेंगे आप ओपनिंग को, तो आपके पास 15 लाख आ गया। किस चीज़ की वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड या CGM, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, या ब्रैकेट में आप आसानी के लिए एक एब्रीवेशन भी याद कर लें,
इसको CGM बोलते हैं। तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पास 15 लाख कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो निकाली, लेकिन ये कहाँ काम आएगी। आप यहाँ चेक करें, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है और साथ में आपके प्राइम कॉस्ट भी दी हुई है 0.8, लेकिन हमें जो वैल्यू अभी पता चल गई है वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट हमें नहीं पता, उसकी जगह पे आप बेशक प्राइम कॉस्ट एज इट इज़ उतार लें। और इसके बाद 0.8 है, 0.8 वाली अमाउंट को एज इट इज़ उतारा और CGM की वैल्यू हमें पता चल गई वो 15 लाख है, जो अभी हमने मिसिंग फिगर के तौर पर कैलकुलेट की। यूँ आपके पास ये स्टेटमेंट कुछ सॉल्वेबल कंडीशन में आ गई, यानी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब प्राइम कॉस्ट इज़ इक्वल टू से लेफ़्ट साइड पर है और इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि 0.8 को अगर 150,000 से मल्टीप्लाई करें तो प्राइम कॉस्ट आ सकती है। वो हम यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेट। आपने क्या करना है, 0.8 और इसको मल्टीप्लाई करना है 15 लाख से। ओके, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई और निकला क्या है, ये हमारे पास 112 लाख और ये हमारे पास निकला है प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट की जगह आप यहाँ से ढूंढें कहाँ ये प्राइम कॉस्ट निकली, और यहाँ पर चूँकि पहले अमाउंट नहीं लिखी हुई और हमने ख़ुद प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट किया है, यहाँ से वही अमाउंट आप इधर पोस्ट कर दें तो प्राइम कॉस्ट भी हमारे पास आ गई। अच्छा, अब एक जो चीज़ नीचे भी हमने लिखी हुई है इसको भी हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारे पास सिर्फ अभी प्राइम कॉस्ट आई है। अच्छा, आप ख्याल करें इधर भी अमाउंट है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क हमने पहले से लगाया हुआ है, तो अब हम इस अमाउंट से नीचे कैलकुलेशन नहीं कर सकते और जब तक ये वाली जो क्वेश्चन मार्क नहीं है होगा तब तक आप डाउनवर्ड स्लोप में नहीं जा सकते। लेकिन आपको एक हेल्प मिल रही है कि डायरेक्ट लेबर आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, ये ऐड होती है और आंसर भी आपके पास है। आप यहाँ से ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं सिर्फ साइंस चेंज करके। तो आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है जिसको ऐड करना होता है, तो आप ये वाला आंसर निकाल सकते हैं। और वो कैसे, आपने चूँकि रिवर्स कैलकुलेशंस करनी है तो ये आंसर है, डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं, रिवर्स जाने के लिए आपने माइनस कर दिया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, तो यूँ आपके पास मटेरियल यूज्ड इसकी अमाउंट भी कैलकुलेट हो के आ गई। यानी जितनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं उतनी कैलकुलेशन आप कर लें। 7,50,000 ये आपके पास मटेरियल यूज्ड की कॉस्ट आ गई है। अच्छा जी, ओके, अब आपको ये भी पता है कि हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम इस क्वेश्चन मार्क को ऐसे इस आंसर से यूं रिवर्स कैलकुलेट करके वापस बैक गियर लगाकर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे, अब देखिएगा आप, चूँकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, जैसे कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कोई भी नहीं है, उसके बाद आपके पास रिटर्न आउट है ही नहीं, फिर उसके बाद डिस्काउंट वो भी आपके पास नहीं है। इसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक के अंदर आपने बस परचेजेस को ऐड करना है तो रॉ मटेरियल अवेलेबल आ सकता है। अब यहाँ से आप ओपनिंग स्टॉक में ऐड करें परचेजेस को तो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल आ गया। अब देखें आपके पास ये आंसर पहले से अवेलेबल है और ये भी आंसर अवेलेबल है। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसे रिवर्स कैलकुलेशंस करनी है। और रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर दरमियान में फ़र्क हो तो डिफरेंस ले लें और अगर ऊपर नीचे हो तो साइन चेंज करने। अब चूँकि दरमियान में डिफरेंस है तो आप क्या करें, ऊपर वाली जो अमाउंट है उसमें से नीचे वाली अमाउंट को आप सब्सट्रैक्ट कर दें तो डिफरेंस आपके पास आ गया। ओके, और ये डिफरेंस क्या था, ये हमने क्लोजिंग स्टॉक जो मिसिंग फिगर थी वो कैलकुलेट कर ली। इसका मतलब एक और क्वेश्चन मार्क हमारे से सॉल्व हो गया है और हमने खुद से कुछ नहीं किया, सिर्फ सीक्वेंस में जाते जा रहे हैं और कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं कि ये 1,25,000 है मटेरियल क्लोजिंग। देखते हैं क्या ये रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन में गए तो यहाँ आप पढ़ रहे हैं लास्ट में आपके पास सी फिगर जो है उसमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो क्लोजिंग है वो भी मांगी हुई, यानी सी वाला आंसर आपको चेक करना है। तो आप सी में आएँ, वहाँ पर आपके पास आंसर मौजूद है सी का 1,25,000 यानी रॉ मटेरियल क्लोजिंग, और हमने
रॉ मटेरियल क्लोजिंग यहाँ निकाला हुआ है 1,25,000। लेकिन जी हमारे 4 में से 2 क्वेश्चन मार्क्स हमारे पूरे हो गए। अब हमारे पास ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये हमारे पास नहीं है। ये फैक्ट्री ओवरहेड जब तक नहीं होगा तब तक आप इस अमाउंट से नीचे की तरफ आप मूव नहीं कर सकते। और चूंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है तो इस अमाउंट से आप रिवर्स भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अब आप फंस गए बीच में। तो जब तक आपके पास इनमें से कोई अमाउंट अवेलेबल नहीं होगी आप आगे कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। और फिर जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है सिर्फ एक ही आपके पास बकाया बची हुई है और ये क्या कह रही है कि एफ वाई जो है वो 0.25 यानी 25% है कन्वर्जन कॉस्ट का। मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, थोड़ी सी लाइन नीचे जाके करते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट किसको बोलते हैं। उसमें 2 चीज़ें होती हैं कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर। एक आपने डायरेक्ट लेबर को लेना है और उसमें ऐड करना है एफ एच, तो कन्वर्जन कॉस्ट निकल आती है। अच्छा जी, अब चूंकि आपका एफ एच ही मिसिंग है तो आप यहाँ पर एफ एच लिख नहीं सकते, तो कन्वर्जन कॉस्ट नहीं आएगी। अब ज़रा आपने ध्यान से देखना है कि इस जगह के ऊपर आके आप एक और काम कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को अपने हिसाब से आपने फिल करना है। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि डायरेक्ट लेबर आपको पता है वो अमाउंट यहाँ पर हमने पहले ही क्वेश्चन के अंदर गिवन थी डायरेक्ट लेबर की। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी 4,50,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो अवेलेबल है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ वर्किंग आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट को मैं फ़िलहाल सी लिख रहा हूँ ताकि बार बार इतनी लंबी राइटिंग ना लिखनी पड़े। कन्वर्जन कॉस्ट सी, और वो किसको इक्वलाइज कर रही है कि उसमें सबसे पहले डायरेक्ट लेबर है। लेबर की अमाउंट आपको पता है 4,50,000 है और फिर इसके अंदर आपने प्लस करना है एफ एच को। यहाँ पे अब आप रुकें और ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो बुक में दी हुई थी क्वेश्चन में कि एफ एच क्या है 0.25 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो एफ एच की जगह जो बुक में दिया हुआ है वही आप लिख सकते हैं और वो 0.25 है, 0.25 किसका, कन्वर्जन कॉस्ट का, और उसको हमने रखा हुआ है सी, तो वही सी आप यहाँ पे लिख लें। देखिए अब सिंपल 7th ग्रेड 8th ग्रेड का ये क्वेश्चन है, आपने इसको स्टेटमेंटल वे के अंदर सॉल्व कर लेना। यहाँ आप गौर करें कि 0.25 इधर क्या हो रहा है, प्लस हम उसको इज इक्वल टू से लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। वहाँ पहले ही सी है, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके 0.25 माइनस हो जाएगा तो 0.25 और साथ में आप सी लगा दें और इज इक्वल टू से राइट साइड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ 4,50,000 है तो आप 4,50,000 वहाँ लिखा रहने दें। आपको पता चल रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। ऊपर वाली इक्वेशन थी सी इज इक्वल टू 450 प्लस 0.25 सी, जो 0.25 सी है वो उधर प्लस हो रहा था, हम उसको इज इक्वल टू से इधर ले आए, वो माइनस हो रहा है। अब आपने ये बताना है कि जब सी उसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, तो जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता उसके साथ 1 होता है, क्वोशंट के अंदर उसके साथ 1 होता है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये 1 सी है यानी 1 कन्वर्जन कॉस्ट है। इस तरह आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। अब 1 सी माइनस 0.25 सी कैलकुलेट आप कर लें, 1 माइनस 0.25 तो वो आपके पास 0.75 आएगा। आप यहाँ पर आप ये बात पुट कर सकते हैं 0.75 और उसके साथ सी लिखा हुआ है और इज़ इक्वल टू और आगे 4,50,000 एज इट इज़ वहीं पे आपने पोस्ट कर दिया। पता चल रहा है आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखें 1 सी था, उसमें से 0.25 सी लेस किया तो 0.75 आ गया। 0.75 के बाद आपने कोई चीज़ चेंज नहीं की, वहाँ पर एज इट इज़ बस अमाउंट्स आपने लिख दी। अब एक नेक्स्ट स्टेप और करते हैं। ये जो सी के साथ 0.75 लिखा हुआ है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इज इक्वल टू से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर सी अकेला रह जाएगा और इसके आगे जो अमाउंट लिखी हुई है वो 4,50,000 है। और चूंकि ऊपर वाले में 0.75 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपने उसको डिवाइड कर देना है, 0.75 अब डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपने क्या निकाला, कन्वर्जन कॉस्ट। अब इसकी आप कैलकुलेशन भी कर लें। कैलकुलेशंस में आपने क्या करना है, 4,50,000 उसको डिवाइड करना है 0.75 पे,
तो यूँ आपके पास अमाउंट भी कैलकुलेट होके आ गई और ये अमाउंट क्या निकाली है हमने, कन्वर्जन कॉस्ट। अब एक स्टेप वापस इधर आते हैं, यहाँ पर आप FOH लिख चुके थे और FOH किसके बराबर था, 0.25 और कन्वर्जन कॉस्ट आपने यहाँ नीचे निकाल ली है 6 लाख, वही आप 6 लाख वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दें 6 लाख। अच्छा जी, अब 6 लाख लिखने के बाद आप फिर एक दफ़ा दोबारा इसको देख लें। ये बुक में दिया हुआ था कि FOH कितना है, 25% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। 25% का मतलब 25/100, उसको 0.25 लिखा। तो FOH 0.25 कन्वर्जन कॉस्ट था, वही हमने नीचे लिखा कि FOH इज इक्वल टू 0.25, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट नीचे हमने कैलकुलेट कर ली हुई है 6 लाख, वो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर आप 6 लाख का 0.25 निकाल लें, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो यूँ आपके पास ये कैलकुलेशंस भी निकल के आ गई। अच्छा ओके, अब यहाँ पर जो मिसिंग फिगर है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। आपने यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया 150,000, तो आप इसको 150,000 को यहाँ FOH की जगह पे पोस्ट कर दें। अच्छा, बीच में मुझे फ़ील हुआ कि वो रिकॉर्डिंग जो थी वो स्टॉप हुई थी, तो हो सकता है ये थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन आगे पीछे हो जाए। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, हो सकता है, बहरहाल आप देख लीजिए। FOH अगर दोबारा भी ये चल पड़ी है तो कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। 150,000 आपके पास FOH है, वो आप यहाँ पे पुट कर दें। ये कहाँ से उठाया हमने, हम ऑलरेडी FOH को यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, जो स्टेटमेंट बुक वाले ने दी थी उसके ज़रिए FOH कैलकुलेट हो गया हुआ है। ये FOH आपने यहाँ पुट किया और साथ में ये क्वेश्चन मार्क था, ये भी हमने फिल कर लिया, इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब आप चेक करें कि FOH ऐड होता है, तो आप नेक्स्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिछले आंसर में आप FOH को ऐड करके नीचे वाला आंसर आप निकाल सकते हैं। अब देखें, अगला आंसर भी आपके पास अवेलेबल है और अगला आंसर क्या है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, जो कि ऐड होता है। तो ये वाला आंसर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पिछला आंसर प्लस कर दें आप वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को, तो यूँ आपके पास नेक्स्ट आंसर भी अवेलेबल हो गया। ओके, अब आपके पास ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो वैल्यूज़, यानी कि आपके पास ये भी आंसर अवेलेबल है, ये भी आंसर अवेलेबल है, अगर दरमियान वाली कोई अमाउंट मिसिंग है तो आप डिफरेंस ले सकते हैं। अब आप इसका यहाँ पर डिफरेंस ले लें, यानी कि ऊपर वाली जो अमाउंट है उसमें से आप नीचे वाली अमाउंट लेस कर दें, तो डिफरेंस आपके सामने आ गया 2,70,000। ऑलराइट, अब ये जो 270,000 है ये क्वेश्चन मार्क था, ये हमने सॉल्व कर लिया। ये क्या निकाला हमने, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग भी अब हमारे पास निकल आया और मुझे पता है शायद कि यहाँ पर ये रिक्वायर्ड भी था। तो अब ये देखें, बी रिक्वायरमेंट के अंदर आपको जो डिमांड किया था वो वर्क इन प्रोसेस की भी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता करनी थी। ये बी आंसर है। अब बी आंसर आप चेक करें, नीचे लिखा हुआ है आपके सामने, बी आंसर 2,70,000। ऑलराइट, और हमारा जो आंसर है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग का वो भी हमने यहाँ निकाला हुआ है 2,70,000। इस तरह से हमारे तीनों आंसर निकल आए, इसको भी आप ग्रीन सिग्नल दे दें। अब हमारे क्वेश्चन मार्क देख लेते हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है। तो देखें, वो जो 4 क्वेश्चन मार्क थे 1 2 3 4, वो चारों क्वेश्चन मार्क निकल आए और ये बहुत ही खूबसूरत मेथडोलॉजी है, एक वे है आप जिसके ज़रिए जो मिसिंग फिगर्स को आपने कैलकुलेट किया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको मेरी तरफ लेकर आएँ, मगर ये कैलकुलेशन करना एक ख़ूबसूरत चीज़ है। आप प्लीज़ इस पर पूरी अटेंशन दें और जो एक एक स्टेप है आप उस एक स्टेप को फॉलो करके आप हर अमाउंट को आपने कैलकुलेट किया। प्लीज़ बी अटेंटिव, इसको एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा देखें, फिर ख़ुद करें। मुझे आई एम वेरी वेरी मच होपफुल आपसे इसकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग की इंटेलेक्चुअलिटी है वो ज़रूर डेवलप होगी। नहीं जी, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया हुआ है। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट मुझे नज़र आई है, अभी चेक करते हैं क्या उसने इनकम स्टेटमेंट मांगी हुई है। ओके, और ना हमारे पास आंसर्स में कोई इनकम स्टेटमेंट है और ना ही उसने ये जो रिक्वायरमेंट आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 रिक्वायरमेंट्स थी, वो तीनों रिक्वायरमेंट्स आपने देख ली हुई हैं, रिक्वायरमेंट्स में पूरा नहीं हो रहा।
और रिक्वायरमेंट में भी आपके सामने ये लिखा हुआ है DEF, वो मिस प्रिंटिंग है, ABC ही है क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक क्वेश्चन आपके सामने है, तो वो ABCD है। रिक्वायरमेंट में भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या निकला कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है, हमें इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे है ही नहीं उसकी रिक्वायरमेंट। तो यूँ आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आपसे रिक्वेस्ट है इसको एक दफ़ा दो दफ़ा देख के ख़ुद प्रैक्टिस के लिए 4-5 मरतबा करें, इट वुड बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।